हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें अभी तक हमने देखा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टर, और आज हमारे पास है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर। आज हम देखेंगे जब एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं प्योर कैपेसिटर में तो उसमें करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन कितना होता है, एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होता है, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, हम ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर, ये हमारे पास एसी सोर्स और हमने ये अप्लाई किया प्योर कैपेसिटर में। प्योर कैपेसिटर की जब हम बात कर रहे हैं, प्योर कैपेसिटर मीन्स इसमें रेजिस्टर नहीं है, इंडक्टर नहीं है, यह है प्योर कैपेसिटर। और सपोज इसका कैपेसिटेंस है C। यहां से हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसका वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहां पे एसी वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम करंट की इक्वेशन यहां पे निकालना चाहते हैं। ठीक, जैसे हमने प्योर इंडक्टर प्योर रेजिस्टर के लिए किया था वैसे ही करना है, सेम। तो बहुत ईजी है, वही करना है जो पहले किया था। ठीक, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, वोल्टेज करंट में रिलेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। V जो एसी वोल्टेज यहां अप्लाई कर रहे हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C। नाउ V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, पढ़ा है आपने पहले यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। V इक्वल टू क्यू अपॉन सी विच इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। और Q किसके इक्वल आ जाएगा? Q विल बी इक्वल टू वी एम सी साइन ओमेगा टी। अच्छा, आपको आज थोड़ा अलग सा सेटअप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू वी एम सी साइन ओमेगा टी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड I, एज वी नो दैट I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q। व्हाट इज Q? वी एम सी साइन ओमेगा टी। हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, करते हैं। I इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, वी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट है, C कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का भी होगा, बचेगा ओमेगा, ओमेगा आगे आ जाएगा, मैंने यहां पे लिख लिया। ठीक, फिर से देखते हैं यहां पे क्या हुआ। I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, व्हाट इज Q? वी एम सी साइन ओमेगा टी। नाउ वी कैन राइट I एज डी बाई डी टी ऑफ दिस वी एम सी साइन ओमेगा टी। Okay, now d by dt of VMC sin omega t. Vm is constant, it is peak value amplitude of alternating voltage. C is constant, capacitance is constant, differentiation of only sin omega t. Differentiation of sin omega t is cos omega t, और उसके बाद omega t का भी होगा which is omega. So we can write I as I is equal to Vm, ऐसा लिख सकते हैं, omega c cos omega t, cos omega t। ठीक है, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें ये टर्म्स में चाहिए Vm अपॉन कुछ क्वांटिटी। जैसे अगर आप रेजिस्टर के केस में देखें तो वहां पे था Vm अपॉन R। अगर इससे पहले इंडक्टर के केस में देखें तो वहां पे था Vm अपॉन ओमेगा L, जिसको हमने XL बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे यहां पे Vm अपॉन कुछ आना चाहिए, तो हमने इसको लिखा Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। समझ रहे? Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। ये ओमेगा C यहां से फिर से ऊपर जाके यही तो बन जाएगा Vm ओमेगा C। मैंने इसको लिख लिया Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, है वो यही। ठीक, जबरदस्ती ऐसा किया क्योंकि हम वही टर्म्स में लेके आना चाहते थे, जैसे प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर रेजिस्टर के लिए। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी को हमने लिख लिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हम इसको साइन के टर्म्स में लाना चाहते हैं फेज डिफरेंस देखने के लिए। ये साइन के टर्म्स में वोल्टेज, तो करंट को भी साइन के टर्म्स में लाना चाहते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा को मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा। सर साइन 90 माइनस थीटा भी तो होता है, इसको आप साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी भी तो लिख सकते थे। आपने ऐसा ही क्यों लिखा? अगर हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखते तो ओमेगा टी नेगेटिव आ जाता। फिर से मैंने बताया था इससे पहले भी, ओमेगा टी प्लस में लाना है, प्लस में लाना है, तो यही ऑप्शन अपने पास बनता है। ठीक है, अभी देखो इतना हो गया। अब देखो यहां पे देखो Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। ये जो 1 अपॉन ओमेगा C है, इसको थोड़ा अलग से यहां पे करेंगे। 1 अपॉन ओमेगा C, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं Xc से, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। जैसा रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसा ही कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि इक्वल होता है 1 अपॉन
ओमेगा सी के, एक्सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल। ठीक, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, सिंबल ऐसे ओमेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं Vm अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक, नाउ Vm अपॉन एक्सी इज मैक्सिमम करंट, IM maximum current, peak value of current is equal to maximum voltage upon capacitive reactance. So I equal to IM sin omega t plus pi by 2. This is the equation for alternating current when it passes through pure capacitor. I equal to IM sin omega t plus pi by 2. देखो वैसे ही किया ना सब कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो दोनों को कंपेयर करो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग करंट को। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये है। इनमें फेज डिफरेंस बताओ जरा, फेज डिफरेंस कितने का है वोल्टेज और करंट में? तो इसके साथ ओमेगा टी, इसके साथ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, माइनस कर दो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या फिर ये माइनस ये कर दो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया दोनों में? फेज डिफरेंस आ गया, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसमें ओमेगा टी है। फेज डिफरेंस कितने का आ गया? पाई बाई 2 का। पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट में। यहां पे कौन लीड कर रहा है? लीड कर रहा है करंट, क्योंकि इसमें प्लस पाई बाई 2 है। तो लीड कौन कर रहा है? करंट। इसमें है प्लस पाई बाई 2, तो लिखते हैं यहां पे, लिखते हैं यहां पे करंट, करंट लीड्स वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज की जगह ईएमएफ भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो वो भी ठीक है। वोल्ट करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल, करंट लीड कर रहा है ना, इसमें प्लस पाई बाई 2 बाय फेज एंगल पाई बाई 2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने इससे पहले बताया था। कोई जरूर नहीं है आपको वही लिखना है जो आपसे आगे चल रहा है, पीछे वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, पीछे छूट जाता है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2। ठीक है, एक बार फिर से, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2, ये भी सही। या फिर आप लिखो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2। ठीक है भाई, यही है ना, आप चल रहे हैं, आपसे आगे आपका दोस्त चल रहा है, क्या कहना सही होगा? आपका दोस्त आगे चल रहा है या आप पीछे चल रहे हैं? दोनों एक ही बात है, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक, ये आपका दोस्त है करंट, यहाँ पे वोल्टेज। करंट आपसे आगे चल रहा है फेज एंगल पाई बाई 2, या हम कहें आप मतलब वोल्टेज करंट से पीछे चल रहा है बाय फेज एंगल पाई बाई 2, एक ही बात है। तो ठीक है, लिख लिया, ये इतना हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका कैसे आएगा वेव डायग्राम? चलो ये तो हो गया ना, अब वेव डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आया वेव डायग्राम, यहाँ पे लिख लो एंगल ओमेगा टी के साथ 0, ओमेगा टी एंगल है ना, 0, 90, 180, 270 एंड दिस इज 360। वोल्टेज का बनाते हैं पहले, वोल्टेज का V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी एंगल थीटा, तो पहले 0 साइन 0 0 वी एम इंटू 0 0, तो वोल्टेज का तो ऐसे ही बनेगा जैसा बनता ही आ रहा है, ऐसे। ये आ गया हमारे पास वोल्टेज, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये आ गया वोल्टेज ऐसे। ठीक है, अब करंट का बनाते हैं। ये तो वोल्टेज बन गया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारे पास Vm। अब करंट का बनाते हैं, करंट का बनाओ, करंट का बनाओ, करंट का बनाओ। ठीक है, बनाते हैं। करंट के साथ है प्लस पाई बाई 2, पहले ओमेगा टी को 0 कर दो, यहाँ पे ओमेगा टी 0 0 प्लस पाई बाई 2 साइन 90 1 इंटू आई एम, मैक्सिमम करंट Im। तो आई इक्वल, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से ओमेगा टी को 0 कर दो, 0 प्लस 90 साइन 90 1 इंटू आई एम, मतलब करंट हो गया मैक्सिमम। तो 0 पे करंट मैक्सिमम, पहले ये है करंट मैक्सिमम, ध्यान देना मैंने बताया था जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वोल्टेज से कम रखनी है, वोल्टेज ज्यादा करंट कम। तो करंट मैक्सिमम हो गया ओमेगा टी 0 रख के, आई एम हो गया ना, इक्वल टू आई एम, मतलब करंट मैक्सिमम हो गया 0 रख के, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है जी, यहाँ से चलेंगे। अब आगे इसको 90 कर दो, ओमेगा टी को 90 प्लस 90 180 साइन 180 0 इंटू आई एम 0, करंट नीचे ड्रॉप कर दो, हो गया। ठीक है, ये आ गया करंट। फिर उसके बाद 180 कर दो, 180 प्लस 90 270 साइन 270 -1, मतलब आई इक्वल टू माइनस आई एम। तो करंट मैक्सिमम हो गया बट अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस आई एम इधर होगा। ठीक है, तो आई एम हो गया,
ये आई एम हो गया, ये वी एम है, ये आई एम हो गया। ठीक है, इसके बाद तो दिख रहा होगा आपको, कर्व ऐसे चलेगा, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा ये ज़्यादा ऊपर चले गया, ये आई एम यहाँ पे रखना है मेरे को, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये। ठीक है, ये तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वेव डायग्राम से समझ में आ रहा है, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो है। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, करंट हो गया जीरो। तो आप ध्यान से देखो, तो जैसा करंट कर रहा है, तो करंट को फॉलो कर रहा है वोल्टेज। करंट ऐसे जा रहा है, उसको फॉलो कर रहा है वोल्टेज ऐसा। करंट ऐसा है, उसको फॉलो कर रहा है वोल्टेज ऐसा। ठीक, करंट ऐसा है ना यहाँ पे, तो वोल्टेज उसी के जैसा होना चाह रहा है ये। तो करंट आगे चल रहा है बाय फेज एंगल पाई बाई 2। ये तो ग्राफ वाइज है। क्या हो रहा है, कैसे समझना है? समझना ऐसे है कि सर्किट में चल क्या रहा है, इस सर्किट में चल क्या रहा है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट कितना है, जीरो। जब वोल्टेज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पोलैरिटी बदल गई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पोलैरिटी बदल गई, तो करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्लियर हुई बात। यहां पे हुआ क्या, ये देखो, ये यहां पे सॉरी, ये वाला पॉइंट इधर है, ये ऐसे है। ठीक है, तो करंट, ये वोल्टेज जब मैक्सिमम हो गया, पोलैरिटी बदल गई, करंट जीरो हो गया। फिर से वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, एक बार फिर से कहानी लास्ट में, समरी वेव डायग्राम से एक बार फिर से ये समझ में आ रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में। अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलो अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसे आएगा, फेजर बना लेते हैं। ये आ गया फेजर डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वोल्टेज का एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो वोल्टेज ये है ओमेगा टी, और बताया था मैंने जो इसकी लेंथ होती है, इस फेजर की जो लेंथ है वो क्या बताती है, वो बताती है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वी एम है। ठीक, ये जो इसकी लेंथ है वो वी एम है। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज ओमेगा टी एंगल के साथ। करंट इससे आगे चल रहा है पाई बाय 2 से, तो करंट का एंगल देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो करंट ये है, ये करंट हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 आगे चल रहा है। ठीक, ये वोल्टेज हो गया ओमेगा टी एंगल के साथ, और करंट ये प्लस पाई बाय 2, तो करंट ऐसे आ गया। ठीक है ना, करंट ही आ गया, ये प्लस पाई बाय 2 है ना इसमें, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर है? अभी देखो ये समझना कितना इजी कर देता है आपको। ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। ऐसे घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना फेजर्स, ऐसे घुमा दो तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। ठीक, ऐसे घुमा दो, फिर ये घूम के ऐसे आएगा, वोल्टेज जीरो, वोल्ट ऐसे घूम के आ गया वोल्टेज जीरो, क्योंकि प्रोजेक्शन नहीं पड़ रहा है इधर। करंट मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही हो रहा है, हाँ यही हो रहा है, वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन। फिर से घुमा दो, ऐसे घूम के इधर आ गया, वोल्टेज मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला यहाँ पॉइंट, करंट जीरो। ठीक, ये यहाँ पे है, इधर कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे है 270, थोड़ा मैंने इसको इधर बनाया है, समझ जाओ यहाँ पे है 270 है। ठीक है ना, समझ गए ना, इससे भी समझ गए। एक बार फिर से घुमा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्टेज है, ये करंट है, घुमा दो, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। ठीक, ऐसे घुमा दो, वोल्टेज, ये ऐसे घूम गया ना, ऐसे आ गया, वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला पॉइंट, फिर ऐसे घुमा दो 270 डिग्री। ठीक, तो ये आ गया, इससे रिलेट कर लो इसको। तो फेजर समझना इजी कर देता है चीज़ों को। ठीक है ना, ये मैंने यहां से बता दिया। चलिए फेजर भी क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। फेजर भी हमें समझ में आया, वेव डायग्राम भी समझ गए, इक्वेशन भी हमने बना ली, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हम समझ गए, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें चलना है आगे। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन और एवरेज पावर डिसिपेशन। जैसा हमने प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, सॉरी प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर के लिए किया था, वैसा ही यहां पे भी इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन और एवरेज पावर डिसिपेशन अब हमें देखना है। तो लिखिए पहले इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन। तो ये तो वोल्टेज की इक्वेशन आ गई,
ये तो यही रहेगी। करंट की इक्वेशन क्या बनी इसके लिए? करंट की इक्वेशन इसके लिए बनी, करंट की इक्वेशन क्या बनी? करंट की इक्वेशन बनी, ये तो वोल्टेज की हो गई। करंट की इक्वेशन बनी I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये बनी करंट की इक्वेशन। ठीक है, अब देखना है इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन। तो लिखिए यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन, इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन, इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो इसमें टी आएगा। ठीक, तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वी कितना, ये रख लो, Vm साइन ओमेगा टी, ओके। आई ये रख लो, लेकिन ये तो साइन है, मैं इसको कॉस लिख लेता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको? आई एम साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जैसे इससे पहले किया था, वी एम आई एम एक साथ लिख लो, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी होता है, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 ओमेगा टी होगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से 2 गया तो ये आ गया, फिर से वही, तो P इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन, इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब हमें निकालना है एवरेज पावर डिसिपेशन। जब कंप्लीट साइकिल जाएगी एसी की तो कितना पावर डिसिपेट होगा, तो एवरेज पावर डिसिपेशन। ठीक है, एवरेज कर दो, एंगल ब्रैकेट्स लगा दो ऐसे, एवरेज, इसका एवरेज कर दो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वी एम आई एम बाई 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज 0, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0, तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज पावर डिसिपेशन, ये तो 0 हो गया ना, इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा ही आ गया जैसे प्योर इंडक्टर के लिए, वही तो आ गया, एवरेज पावर डिसिपेशन 0। समझ में आ गया? तो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन भी हमने निकाल लिया और एवरेज पावर डिसिपेशन भी हमने निकाल लिया। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, अब चलेंगे हम कुछ टर्म्स की तरफ। ग्राफ बनाया था ना इससे पहले प्योर इंडक्टर के लिए, वैसा ही ग्राफ यहां पे भी बनेगा, तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आएगा हमारे पास, ग्राफ आएगा हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी। XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू सी, ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई न्यू सी। अब XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सी कैपेसिटेंस कांस्टेंट, सो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। जैसे रजिस्टर में रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो रहा है डिक्रीज। ठीक, ऐसे कर्व इसके लिए आएगा। फिर दूसरी तरीके से समझ लो भाई, फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंफिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंफिनिटी, तो ग्राफ कहीं ऊपर टच होगा। ठीक है, दूसरी बात, XC 0 कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी होगी इन्फिनिटी। XC 0 कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी होगी इन्फिनिटी। XC 0 कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी होगी इन्फिनिटी। तो XC 0 कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी, तो आगे कहीं टच होगा, तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा बात करते हैं फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0। ठीक है, तो XC कितना हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो जाएगा 1 अपॉन, ये 0 हो गया ना, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, इसको 0 कर दो, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट को अपोज करता है कौन, कैपेसिटर। या हम लिख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है डायरेक्ट करंट के लिए, कैपेसिटर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है डायरेक्ट करंट के लिए, तो हम लिख सकते हैं दैट इज कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट, ब्लॉक कर देता है उसको, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। अब क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसके लिए ये इनफाइनाइट नहीं होता कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एसी को इजीली फ्लो होने देता है। फिर से सुनो, कैपेसिटर एसी को फ्लो होने देता है, बट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट करंट को। अगर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है,
एसी को अपोज करता है बट डायरेक्ट करंट को इजीली फ्लो होने देता है, जबकि कैपेसिटर इसका उल्टा कर रहा है। अब इसका थ्योरी समझते हैं ऐसा क्यों। फॉर्मूले से तो समझ में आया, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है डायरेक्ट करंट की, फ्रीक्वेंसी जीरो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है डायरेक्ट करंट के लिए, तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। अब थ्योरी समझते हैं ऐसा क्यों। कैपेसिटर और ये डीसी सोर्स, डीसी सोर्स है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, डायरेक्ट करंट, इधर करंट फ्लो करेगा सब यहां से सेल से। जब इधर करंट फ्लो करेगा ऐसे, जिधर करंट फ्लो करता है वहां हम एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव नहीं चलते, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, तो जिधर करंट उधर पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं। ठीक है, जिधर करंट उधर कौन चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां जमा हो गए, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिव जमा होते जा रहे हैं, ये फिर आने वाले पॉजिटिव को अपोज कर रहे हैं। भाई पॉजिटिव जमा हो गए ना, पॉजिटिव यहां आना चाहते हैं, यहां तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो ये वाले पॉजिटिव इसको नहीं आने दे रहे, नहीं बताओ, और पॉजिटिव को नहीं आने दे रहे। यहां प्लस जा रहा है तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस की डेफिशिएंसी। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गए, सेल के लगाने से, डीसी सोर्स लगाने से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे तो फर्दर मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहां बहुत नेगेटिव हो गया, वो फिर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो गया ना, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट करंट ब्लॉक हो जाएगा। करंट फ्लो किया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये तो चार्ज हो गया ना, अब फर्दर चार्जेस को ये नहीं आने दे रहा है, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, आने नहीं दे रहा है, तो करंट ब्लॉक हो गया। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद यहां डीसी ब्लॉक हो गया। लेकिन अगर एसी की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो वह तो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एक बार इधर गया, ये हमने एसी सोर्स इसमें लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट एक बार इधर गया तो ये चार्ज हो गया, फिर इसने अपनी डायरेक्शन बदली, अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बदल देता है ना, डायरेक्शन बदल दी, डायरेक्शन बदल गई तो ये डिस्चार्ज हो गया। समझाऊं थोड़ा और अंदर, करंट पहले इधर चल रहा है, करंट पहले इधर चल रहा है, करंट इधर गया तो यहां प्लस जमा हो गए जी, 2 प्लस जमा हो गए, ओके सर। फिर करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, भाई करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो अभी करंट इधर चल रहा है, तो प्लस जो जमा हुए थे वो फिर इधर चले गए, अब प्लस वो इधर लेके चले गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गए, फिर से करंट ने डायरेक्शन बदल ली, प्लस हो गया, चार्ज हो गया, ये माइनस हो गया, फिर करंट ने डायरेक्शन बदली, प्लस को इधर लेके चले गया, ये डिस्चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर जब अल्टरनेटिंग करंट आप लगा रहे हैं, इसी सोर्स से आप लगा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जब दे रहे हैं कैपेसिटर को, तो एक बार ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब एसी को ब्लॉक नहीं कर रहा है, एसी के लिए अपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा है इंडक्टर की तरह। किसके लिए अपोजिशन ऑफर करता है, किसको ब्लॉक करता है, डीसी को, डायरेक्ट करंट को। क्यों, यहां से समझना है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक, अगर यहां से समझना है तो डीसी एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में वो चलता रहेगा तो कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद डायरेक्ट करंट ब्लॉक हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे चलें, 2 क्वेश्चंस करा लेता हूं मैं लास्ट में, फिर आपको भी दूंगा एक क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दोनों ही एनसीईआरटी के कर लेते हैं, चलो एक क्या दोनों ही कर लेते हैं एनसीईआरटी। चलो एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2, ठीक है, चलो ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड उसका कैपेसिटेंस है, और इसको कनेक्ट किया विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ। अल्टरनेटिंग सोर्स है हमारे पास 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एसी सोर्स है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। आपको पूछा गया व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी एंड आल्सो फाइंड आरएमएस करंट इन द सर्किट, आईआरएमएस। एक्सी फाइंड करो, आईआरएमएस भी फाइंड करो, ठीक है। पहले एक्सी फाइंड कर लेते हैं। एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज 2 पाई न्यू सी, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 इंटू सी कितना है 10 माइक्रो फैराड में कर लो 10 टू द पावर -6, तो ये कितना हो गया, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन 100 1000 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -3, ये ऊपर चले गया, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई ओम, यही तो होगा। एक बार फिर से देख लें, हाँ बिल्कुल, 2 पाई न्यू सी इज 10 इंटू 10 टू पावर -6 10 टू पावर -5 100 10 टू पावर 2 10 टू पावर -3 10 टू पावर +3 अपॉन पाई, तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी निकल गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गया। अब आईआरएमएस, नाउ एज वी नो दैट आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस, बीआरएमएस नहीं, वीआरएमएस इज 220 अपॉन आर, इसके लिए एक्सी जो कि है 10 टू, अरे ये होता है ना,
यहाँ पे लिख लेता हूँ आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। इस केस में ये प्योर कैपेसिटर है तो यहाँ पे एक्सी आएगा। इंडक्टर होता तो एक्सएल आता है, इसके लिए आएगा एक्सी। एक्सी कितना है 10⁻³ अपॉन पाई, ये 10⁻³ इधर है, पाई ऊपर निकल गया, 10⁻³ अपॉन पाई, पाई ऊपर निकल गया, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना आ गया, बस ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेना यहीं पे। आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस विच इज 220। जब दिया ना हो क्वेश्चन में कि ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की तो उसको आर एम एस ही लेके चलना है, तो आर एम एस वैल्यू है 220, तो आई आर एम एस इक्वल टू 220 अपॉन एक्सी। एक्सी इज 10⁻³ अपॉन पाई, पाई ऊपर निकल गया, 220 पाई अपॉन 10⁻³, सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा है देख लेना। ठीक है, हो गया ये। चलो एक और क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो आपके पास एक बल्ब है और बल्ब के साथ सीरीज में आपने लगाया कैपेसिटर। बल्ब के साथ सीरीज में क्या लगाया, कैपेसिटर। ठीक है, आपने एक बार इस पे डीसी सोर्स लगाया। सेकंड केस में फिर से वही बल्ब वही है, कैपेसिटर वही है, लेकिन अब आपने डीसी सोर्स नहीं लगाया। पहले तो डीसी सोर्स लगाया, अब आपने एसी सोर्स लगाया। तो बताइए किस केस में बल्ब ग्लो होगा और किस केस में नहीं होगा। फिर से कैपेसिटर के साथ सीरीज में आपने एक बल्ब लगा लिया, एक बार आपने डीसी सोर्स और एक बार एसी सोर्स। बताइए किस केस में बल्ब ग्लो होगा और किस केस में ग्लो नहीं होगा। अगर बात करें डीसी की तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देगा, इस सर्किट में डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देगा कैपेसिटर चार्ज होने के बाद। तो अगर ब्लॉक कर देगा तो लैंप ग्लो नहीं होगा, तो इस केस में ग्लो नहीं होगा। अगर इस केस की बात करें, यहां पे ये एसी है, ये चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा तो इसको ब्लॉक नहीं करेगा, इजीली फ्लो होगा इससे अल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटर लगाया सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट है तो इजीली फ्लो होता रहेगा, चार्ज डिस्चार्ज करता रहेगा कैपेसिटर को, तो इस केस में ग्लो होगा। जब डीसी लगाया कैपेसिटर ने उसको ब्लॉक किया, ग्लो नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें बी पार्ट पूछा हुआ है, अगर आप कैपेसिटेंस को कम कर दो, कैपेसिटेंस कम कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों ही सर्किट में। अगर कैपेसिटेंस आपने कम कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों ही सर्किट में। इसमें देखो कैपेसिटेंस कम कर दो ज्यादा कर दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। तो कैपेसिटेंस को डिक्रीज करके कोई चेंज नहीं होगा। जब डीसी सोर्स लगाया वो तो ऑफ का ऑफ ही रखेगा बल्ब को, ठीक है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां समझते हैं, अगर आप कैपेसिटेंस कम करते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी विच इज 1/ωc। अगर आप कैपेसिटेंस को कम करते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, एक्सी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एक्सी इंक्रीज होगा तो IRMS जो करंट यहां चल रहा होगा, अगर एक्सी देखो सी कम हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ा करंट कम हुआ। अगर करंट कम हुआ तो पावर डिसिपेशन I²R, ठीक है। अगर करंट कम हुआ, सीधा सीधा करंट कम हुआ तो पावर डिसिपेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। करंट कम हुआ तो इंस्टेंटेनियस पावर मैंने लिखा है ना अभी, V × I। अगर करंट कम हुआ तो पावर डिसिपेशन भी कम होगा। तो यहां पे जो ब्राइटनेस है बल्ब की, जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस वो हो जाएगी डिक्रीज, ब्राइटनेस डिक्रीजेस। एक बार फिर से डीसी सोर्स के साथ कैपेसिटेंस कम ज्यादा करो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वही बात करें एसी सोर्स की तो कैपेसिटेंस कम किया, एक्सी बढ़ा, करंट कम हुआ, P = V × I अभी लिखा है मैंने। अगर करंट कम हुआ पावर डिसिपेशन कम होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इस केस में ब्राइटनेस कम होगी, इस केस में तो ग्लो होगा ही नहीं। सी कम कर दो, ज्यादा कर दो, इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, करना इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए, सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेराड। आपने इसको कनेक्ट किया 230 वोल्ट 50 हर्ज एसी सोर्स में, 230 वोल्ट 50 हर्ज। आपसे पूछा गया व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फाइंड IRMS एंड ऑल्सो फाइंड IM। एक और मैंने इसमें ऐड कर दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और एक्सी एक और ऐड कर देता हूं VM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन करना और मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है। तो इसमें इतना ही, बाकी देखते रहेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।